हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं क्लास का 13वां चैप्टर, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं। इन सवालों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। आज हम पढ़ने वाले कि हमारे पर्यावरण में से कौन कौन से सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा क्वेश्चन आता है जिसका नाम है पारितंत्र। क्या नाम है? पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है बच्चों? हमारे पृथ्वी पे जितने भी जैविक और अजैविक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी जैविक अपघटक है, जितने भी जैविक अपघटक है और जितने भी अजैविक अपघटक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जैसे हम वायु से जुड़े हुए हैं, हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए सनलाइट चाहिए, हमें जिंदा रहने के मकान चाहिए। भाई, ये सारी चीजें, जितने भी चीजें हैं, वो सब के सब हमसे जुड़े हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पारितंत्र कहते हैं। जानवरों को जिंदा रहने के लिए भी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जानवरों को जिंदा रहने के लिए भी हवा चाहिए, पानी चाहिए। ये सारे के सारे क्या कहलाता है बच्चों? पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि पृथ्वी पे जितने भी जैविक और अजैविक घटक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी को हम कहते हैं पारितंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? इसको पारितंत्र। अब पारितंत्र जो होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा आता है हमारा मानव निर्मित पारितंत्र। हम सबसे पहले बच्चों बात करेंगे प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में। प्राकृतिक पारितंत्र होता क्या है बच्चों? जो पारितंत्र प्राकृतिक से मिला हो, जो हमें प्राकृतिक से मिला होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। जैसे बच्चों, पहाड़ प्राकृतिक से मिला हुआ है, इसे प्राकृतिक पारितंत्र कहेंगे। समुद्र प्राकृतिक से मिला है, इसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहेंगे। नदी, ये भी प्राकृतिक पारितंत्र हो गया। जंगल, ये भी प्राकृतिक पारितंत्र हो गया। यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले होते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। जैसे सूरज, सनलाइट, ये भी प्राकृतिक पारितंत्र हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों पानी भी क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक पारितंत्र हो गया। वायु भी क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक पारितंत्र हो गया। यानी कि जो प्राकृतिक के द्वारा हमें मिले हुए उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मानव निर्मित पारितंत्र के बारे में। जो मानव के द्वारा बनाए गए, जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है, उसे मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे बच्चों हमने सड़क बनाई, ठीक है, सड़क क्या कहलाएगा? मानव निर्मित पारितंत्र कहलाएगा। बगीचा हमने बनाया, ये भी क्या कहलाएगा? मानव निर्मित पारितंत्र कहलाएगा। बस तालाब हो गया, तालाब भी एक मानव निर्मित पारितंत्र है। नहर भी एक मानव निर्मित पारितंत्र है। ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों जो मानव निर्मित पारितंत्र में आते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मकान, जिस मकान में हम रह रहे हैं, वो भी एक प्रकार के मानव निर्मित पारितंत्र है। यानी कि जो जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं और जो प्राकृतिक से हमें मिला उसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। यानी कि पारितंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे जैविक और अजैविक घटक क्या होता है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं अजैविक घटक किसे कहते हैं। जिसके अंदर बच्चों जान नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अजैविक घटक कहते हैं। जैसे वायु क्या है? निर्जीव है, ये अजैविक घटक हो गया। सनलाइट, ये क्या है? निर्जीव है, ये भी क्या होगा बच्चों? अजैविक घटक होगा। पानी हो गया, ये भी क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया। यानी कि जिसके अंदर जान नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर जान होते हैं, जो लिविंग प्राणी होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जैविक घटक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इंसान, जानवर, पक्षी, ये सारे के सारे जैविक घटक में गिने जाते हैं। और बच्चों फंगाई हो गया, फंगी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? जैविक घटक होते हैं। बच्चों एल्गी को शैवाल कहते हैं। नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो भी जैविक घटक में आते हैं क्योंकि इसके अंदर भी जान होता है। यानी कि बच्चों अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसके अंदर जान नहीं होता है और जैविक घटक उसे कहते हैं जिसके अंदर जान होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं उत्पादक के बारे में।
जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो जीवधारी अपना खाना खुद बना लेते हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे हरे पेड़ पौधे हो गए बच्चों, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो बच्चों हरे पेड़ पौधे को हम बोलेंगे उत्पादक। क्या कहेंगे बच्चों? उत्पादक कहेंगे। एक आता बच्चों उपभोक्ता, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जो दूसरे के भोजन को उपभोग करते हैं, मतलब दूसरे के भोजन का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया बच्चों, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। यानी कि जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो जीवधारी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं, और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? उपभोक्ता जो होते हैं बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों हमारा शाकाहारी। कौन सा बच्चों? शाकाहारी। एक आता है हमारा सर्वाहारी। एक आता है बच्चों हमारा मांसाहारी। ध्यान रखना, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों एक आता है परजीवी। ध्यान रखना बच्चों, परजीवी भी एक प्रकार के उपभोक्ता है। इनके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। शाकाहारी उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, यानी जो सिर्फ पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, भैंस, बैल, हिरन, ये सारे ऐसे जीवधारी हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको शाकाहारी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? शाकाहारी कहा जाता है। उसके बाद बच्चों सर्वाहारी क्या होता है? जो जीवधारी दोनों खाते हैं, मांस भी खा लेते हैं और पेड़ पौधे से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बच्चों मानव। मानव जो है एक सर्वाहारी है। कुछ जानवर भी सर्वाहारी होते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ता एक सर्वाहारी है बच्चों। और बिल्ली भी एक क्या है? सर्वाहारी है, क्योंकि ये ऐसे जानवर है जो पेड़ पौधे से भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं और जीव जंतु से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे जीवधारी को हम सर्वाहारी कहते हैं। तो मानव भी बच्चों क्या है? सर्वाहारी है। उसके बाद बच्चों मांसाहारी आता है, जो सिर्फ मांस पर निर्भर होते हैं, उनको पेड़ पौधे से कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे जीवधारी को मांसाहारी कहा जाता है। जैसे शेर हो गया बच्चों, चीता हो गया, भालू हो गया, कुछ ऐसे जानवर है जो सिर्फ मांस पे निर्भर करते हैं, और ऐसे जानवर को क्या कहते हैं बच्चों? मांसाहारी कहते हैं। और बच्चों उसके बाद आता है हमारा परजीवी। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो दूसरे के शरीर से बिना मारे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे के शरीर से बिना मारे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे बच्चों जू हो गया, बिना मारे हमसे पोषण प्राप्त कर लेता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो बिना मारे हमसे पोषण प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है? परजीवी है। मच्छर हो गया बच्चों, मादा मच्छर हो गया, ये भी हमारे शरीर से बिना मारे पोषण प्राप्त कर लेता है बच्चों, इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों? परजीवी पोषण कहेंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। यानी जोक हो गया, जोक भी बच्चों एक परजीवी पोषण होता है, यानी कि ये ऐसे जीवधारी हैं जो दूसरे के शरीर से बिना मारे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे जीवधारी को बच्चों हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यानी कि जो जीवधारी अपना पोषण दूसरे के शरीर से बिना मारे प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? परजीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, ये भी बच्चों पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना, इन सब के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में बच्चों, ठीक है। इसके उदाहरण है जो एक याद कर लेना, और ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों जितने भी जीवधारी होते हैं अपने पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी को हम आहार पोषण कहते हैं। जैसे बच्चों हिरन ने घास खा लिया और हिरन को शेर ने खा लिया, शेर को किसी और ने खा लिया, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? आहार श्रृंखला कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? आहार श्रृंखला कहेंगे। और बच्चों इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसका नाम है 10% का नियम। बच्चों इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 10% के नियम पे सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं। इसको बच्चों बिल्कुल सही तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों इतना ध्यान रखना, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ठीक है, सूरज से यानी सन से 1% एनर्जी है जो लेते हैं। कितने प्रतिशत बच्चों? 1% एनर्जी, ठीक है। ये हमारा पौधा हो गया, ठीक है बच्चों, 1% एनर्जी लेते हैं।
जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सूरज से सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मान लिया सूरज के पास 100 जूल एनर्जी है। ध्यान से समझते जाना बच्चों, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल तो यहाँ से यही पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे सूरज से कितने प्रतिशत एनर्जी लेते हैं। तो क्या बताना बच्चों, 1% एनर्जी लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं देख लो। जैसे मान ली बच्चों सूरज के पास एक 100 जूल एनर्जी यानी कि 100 जूल एनर्जी है, और 100 जूल का 1% कितना होगा बच्चों, 1 जूल हो जाएगा। यानी पेड़ पौधों को कितने जूल एनर्जी मिल गया यहाँ पे, 1 जूल एनर्जी। ध्यान रखना। अब मान लिया सूरज के पास 200 जूल है, तो पौधों को कितना मिलेगा बच्चों, 2 जूल एनर्जी मिल जाएगा। अगर 300 जूल होगा तो 3 जूल एनर्जी मिल जाएगा। अगर 400 जूल होगा तो 4 जूल एनर्जी मिल जाएगा। अगर मान लिया 1000 जूल एनर्जी है जो सूरज के पास है, तो पौधों को कितना एनर्जी मिलेगा बच्चों, 100 जूल मिल जाएगा, मतलब 10 जूल मिल जाएगा बच्चों। 1000 का 1% कितना होगा बच्चों, 10 होगा। यानी कि अगर सूरज के पास 1000 जूल एनर्जी है तो पौधे के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 10 जूल एनर्जी होना चाहिए। तो बच्चों ये तो फिक्स है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज से सिर्फ 1% एनर्जी है जो लेते हैं, अब बाकी एनर्जी है जो नहीं ले पाते। उसके बाद बच्चों मान लिया इसे पौधे को हिरण ने खा लिया। किसने खा लिया बच्चों, हिरण ने खा लिया। तो पौधे के पास कितने जूल एनर्जी है बच्चों, 10 जूल एनर्जी है। चलो इसका जूल मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे जो 10,000 जूल एनर्जी कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे 100 जूल एनर्जी आ जाए। कितने जूल एनर्जी आ जाएगा बच्चों, 100 जूल। ठीक है, कायदा है 17,000 10,000, सॉरी कायदा है 17,000 10,000, 10,000 जूल एनर्जी है सूरज के पास, जो 10,000 जूल एनर्जी है बच्चों। ठीक है, तो पौधे के पास कितना जूल एनर्जी रहेगा, 100 जूल एनर्जी रहेगा। ठीक है, अगर मान लिया हिरण ने पौधे को खा लिया, तो बच्चों पौधे के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 10% हिरण के पास ट्रांसफर हो जाएगा। उसके 10% कहाँ बच्चों ट्रांसफर होगा, हिरण के पास होगा। यानी कि पौधे के पास अगर 100 जूल है तो बच्चों 100 जूल का 10% कितना होगा बता दो, 10 हो जाएगा। 100 जूल का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। यानी कि अगर हिरण घास खाती है तो हिरण के पास है टोटल कितनी एनर्जी होगी, 10 जूल एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, अगर हिरण को शेर ने खा लिया, अगर मान लिया हिरण को किसने खा लिया बच्चों, शेर ने खा लिया, तो बच्चों 10% का बच्चों 10 जूल का 10% कितना हो जाएगा, 1 जूल एनर्जी हो जाएगा। यानी कि बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, 10% नियम कहते हैं। कि इस नियम के अनुसार जितने भी कोशी स्तर होते हैं, जितने भी कोशी स्तर होते हैं उनमें 10% ऊर्जा जो है स्थानांतरित होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है। कितने प्रतिशत बच्चों, 10%। ठीक है, यानी कि जितने भी शाकाहारी जीव होंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जीव होंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, और जितने भी मांसाहारी होंगे उनके पास ऊर्जा कम होगा। अब बच्चों देख लो यहाँ पे हिरण के पास कितनी एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है। शेर के पास कितनी एनर्जी है, 1 जूल एनर्जी है। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, 10% का नियम कहते हैं। और बच्चों एग्जाम में सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है, पौधे के पास मान लिया 1000 जूल एनर्जी है, तो ये बताओ शेर के पास कितना जूल एनर्जी होगा, डायरेक्ट ये पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, पौधे के पास कितने जूल एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी है। तो शेर के पास कितने जूल एनर्जी होगा बच्चों, 1000 का 10% 100 हो जाएगा, और 100 का 10% 10 हो जाएगा। यानी कि शेर के पास कितने जूल एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है। अगर 2000 कहेगा तो 200 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस एकदम जीरो कम करते जाना है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, 10% नियम कहते हैं। अगर सवाल ये पूछा जाए कि बाकी 90% ऊर्जा कहाँ पे जाता है, तो बच्चों 90% ऊर्जा जो होता है जीवधारी अपने शरीर को मेंटेन करने में खर्च कर देता है, डाइजेशन में, और बच्चों ग्रोथ वृद्धि करने में, शरीर को वृद्धि करने में, रिप्रोडक्शन में, इन सारी चीजों में जो एनर्जी को जो खर्च कर देता है। अब बच जाता है 10%, और जो भी जीवधारी उसको खाएगा वो 10% एनर्जी जो उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं सूरज से कितने प्रतिशत एनर्जी को लेते हैं, तो क्या बताना बच्चों, 1% एनर्जी लेते हैं। और बाकी जो जितने भी कोशी स्तर होते हैं उन सबको कितने प्रतिशत एनर्जी मिलता है बच्चों,
तो 10% एनर्जी है जो बाकी है जो कोशीय स्तर को ट्रांसफर हो जाता है। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, 10% नियम कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको सही तरीके से समझ के जाना है। इसी तरीके के सवाल है जो पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आहार जाल। किसके बारे में बात करेंगे, आहार जाल। आहार जाल क्या होता है बच्चों, अब जैसे मान लिया चूहे को बिल्ली ने खा लिया, चूहे को कुत्ते ने भी खा लिया, चूहे को सांप ने भी खा लिया, चूहे को बाज ने भी खा लिया, यानी कि एक ही जीवधारी से कई सारे जीवधारी जो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, एक ही जीवधारी से कई सारे जीवधारी जो पोषण प्राप्त कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, आहार जाल कहेंगे। यानी कि यहाँ पे नेटवर्किंग होगा, नेटवर्क होगा, सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। भाई चूहे को कब ये खा रहा, बिल्ली को कोई और खाएगा, कुत्ते को कोई और खाएगा। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। इसमें किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं। यानी कि एक ही जीव से कई सारे जीव है जो पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं, और उनसे भी कोई और जीव है जो पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं, और ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, आहार जाल कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। कभी कभार बच्चों इसके जो डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं, या तो पहचानने के लिए उदाहरण के तौर पे पूछ लिया जाता है, तो बच्चों इसको भी ध्यान तरीके से समझना है। जैव निम्नीकरण क्या होता है बच्चों, जो सड़ गल जाते हैं। जैसे मान लिया आलू का छिलका हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, फल फ्रूट के छिलके हो गए, अगर इसको छोड़ दिया जाए, नाली में फेंक दिया जाए, या तो ऐसे जगह छोड़ दिया जाए जहां पे नमी हो, तो बच्चों ये क्या होता है, धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और गायब हो जाता है। सड़ने के बाद क्या हो जाता है बच्चों, गायब हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है और ये गायब हो जाता है। और ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, जैव निम्नीकरण कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, जैव निम्नीकरण। और जैव निम्नीकरण किसके कारण होता है बच्चों, अपघटक के कारण होता है। जैव निम्नीकरण जो होता है बच्चों, अपघटक के कारण होता है। और अपघटक उसे कहा जाता है जो चीजों को सड़ाने और गलाने में सहायता करता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सारे ऐसे जीवधारी है बच्चों जो चीजों को सड़ाने और गलाने में सहायता करते हैं, यानी कि डिकम्पोज करने में सहायता करते हैं। और जो डिकम्पोज हो जाता है, जो सड़ जाता है, गल जाता है, जो मिट्टी में मिल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे इंसान का जितने भी जीवधारी है, इनका शरीर क्या होता है बच्चों, डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि समय के अनुसार सड़ गल जाता है। जब इसको अगर मिट्टी के अंदर दफना दिया जाए तो बच्चों हमारा भी एग्जाम्पल क्या हो गया, जैव निम्नीकरण हो गया। और अजैव निम्नीकरण उसे कहते हैं जो लंबे समय तक रखने के बाद भी डिकम्पोज ना हो, यानी कि अपघटित ना हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया और शीशा हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं अगर इनको लंबे समय तक भी जमीन के अंदर गाड़ के रख देंगे तब भी इनका अपघटन नहीं होगा, और ऐसे पदार्थों को अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका डेफिनेशन जो बच्चों पूछ लिया जाता है, इसको सही तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ओजोन परत। ओजोन परत से भी रिलेटेड बच्चों बहुत सारे सवाल है जो पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सही तरीके से समझना है कि ओजोन परत होता क्या है। बच्चों हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है बच्चों। अब पृथ्वी के चारों तरफ है जो एक परत है, ठीक है, और बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ओजोन परत है। ओजोन परत का फॉर्मूला होता है बच्चों O3। कभी कभी इसके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, इसके फॉर्मूले पे भी ध्यान देना। इसका जो बच्चों आणविक सूत्र होता है O3 होता है, यानी ओजोन परत को हम O3 से दर्शाते हैं। अब बच्चों ओजोन परत का काम क्या होता है, ओजोन परत जो है सूरज के पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि बच्चों सूरज में से अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार के पराबैंगनी किरणें निकलती है, तीन प्रकार के किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। और बच्चों ये पराबैंगनी किरणें इतने खतरनाक होते हैं कि अगर हमारे शरीर पे सीधा पड़े तो हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, घेंगा की बीमारी हो सकता है। तो बच्चों इसी पराबैंगनी किरणें से हमें बचाता है, जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को छान देता है, और हमारे पास जो किरणें आती है बिल्कुल साफ और शुद्ध किरणें आती है, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं होता। अगर बच्चों पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पे सीधा पड़ेगा तो हमें त्वचा कैंसर और गोइटर की बीमारी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा पराबैंगनी किरणें से होने वाली कौन सी बीमारी है, तो बच्चों एक तो त्वचा कैंसर हो गया और एक घेंगा का बीमारी हो गया, जिसमें हमारा गला जो होता है बच्चों सूज जाता है, ठीक है, और ये जो आयोडीन की कमी से भी होता है। और बच्चों
पराबैंगनी किरणें से भी हो जाता है। इसलिए बच्चों पराबैंगनी किरणें जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब पराबैंगनी किरणें से हमें कौन बचाता है बच्चों? ओजोन परत बचाता है। और ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? O3 होता है। अब बच्चों ओजोन परत कैसे बनता है बच्चों? सुनो ध्यान से। हमारे वायुमंडल में O3 O2 है और बच्चों सनलाइट से O आता है, और जब बच्चों O2 से मिल जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों? O3 बन जाता है। इस तरीके से ओजोन परत है जो बच्चों बनता है, यानी कि ओजोन परत का निर्माण होता है। बच्चों पराबैंगनी किरणें इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि ओजोन परत को भी डैमेज कर देता है। किसको डैमेज कर देता है बच्चों? ओजोन परत को भी डैमेज कर देता है। लेकिन बच्चों ऊपर से ओजोन परत डैमेज होता है और नीचे से बच्चों ओजोन परत का जो साइक्लिंग होता रहता है, कि क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में O2 होता है और बच्चों सूरज से O मिलता है और जिससे मिलके क्या बन जाता है? O3 बन जाता है। और ये सर्कल है जो बच्चों चलता रहता है। लेकिन बच्चों 1985 में बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है ओजोन परत में छेद देखा गया था। ठीक है बच्चों। और ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक गैस जो होता है बच्चों CFC होता है। यानी कि जब 1985 में देखा गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन परत में छेद हो गया, कि उसकी लेयर है जो कमजोर हो गई। ठीक है। और जब परत कमजोर हो जाती है तो उसका नाम दिया गया कि यहाँ पे जो ओजोन परत में छेद हो गया है। और बच्चों ये कब देखा गया था? 1985 में देखा गया था, जब साइंटिस्टों ने पता किया कि आखिर क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा हमने किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जिससे ओजोन परत में छेद हो गया। तो बच्चों कौन सा गैस था? वो CFC गैस जिम्मेदार था, जिन्होंने क्या किया था? ओजोन परत में छेद कर दिया था। अब बच्चों CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था ओजोन लेयर में क्या कर दिया था बच्चों? छेद कर दिया था। और दूसरा गैस भी जिम्मेदार है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कभी कभी है जो CFC का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो क्या बताना बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बच्चों ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? O3 होता है। दूसरा गैस कौन सा जिम्मेदार है? जिसका नाम है कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दो गैस ऐसे हैं जो ओजोन परत में क्षति पहुंचाने का जिम्मेदारी है, जो इनपे ठहराया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? ये था हमारा ओजोन परत के बारे में। तो बच्चों हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है बच्चों, इसमें से यही टॉपिक है जो इन्हीं टॉपिक में से सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा सवाल है जो ये सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। खुश रहें।